हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सॉलिड स्फीयर दो सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं और उसके भीतर में जो मास डेंसिटी है सो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो कुछ पूछा है और बाद में बोलता है कि एन की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चे कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं एक सॉलिड स्फीयर का, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, इफ दिस इज सॉलिड स्फीयर अगर ये है तो कितना होता है 2/5 mr²। ठीक है, अगर ये होलो है, इफ दिस इज होलो, रेडियस r है, मास कितना है m है, अगर ये होलो स्फीयर है तो इसका कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr²। ट्रिक है याद रखने का, अगर कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं भाई 3 होगा कि 5 होगा, सॉलिड वाले में 3 होगा कि होलो वाले में 5 होगा। ऐसे करके आप है सो कंफ्यूज कभी कभी करते हो एग्जामिनेशन में, जनरल सा डाउट है। इसको आज के बाद आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से आप इसको याद रख पाएंगे। आप पहले देखिए अल्फाबेटिकली जो है सो पहले H आता है, उसके बाद S आता है। तो H के साथ 3 लगेगा एंड S के साथ 5 लगेगा। समझ में आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि होलो स्फीयर H अल्फाबेटिकली पहले आता है S से, 3 पहले आता है 5 से, तो होलो स्फीयर में 2/3 mr² होगा और सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr² होगा। ऊपर तो 2 दोनों केस में रहता है। एक तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां पे अगर जब सॉलिड स्फीयर होता है तो मासेस हर जगह कंसंट्रेटेड होते हैं, एवरीवेयर देयर इज मास, हर जगह पे यहां पे क्या है, मासेस अवेलेबल है। तो आप एक डिस्क्रीट पॉइंट पार्टिकल का, पॉइंट मास का जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं m/r² होता है। तो सारे पूरे बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो सारा जो बॉडी है मिलियंस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो होगा उससे बना हुआ होगा। तो सबका mr² करेंगे तब आएगा आंसर हमारा, सबका mr² करना होगा। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट जो सेंटर के इर्द गिर्द भी होंगे, उसके आगे पीछे होंगे, उससे आगे पीछे होंगे, और कुछ पॉइंट्स जो होंगे सो आपके स्फेरिकल सरफेस जो आउटर बाउंड्री है वहां पे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपैरिजन में करूं होलो स्फीयर से तो मासेस कहां पे है कंसंट्रेटेड, मासेस जो है सो आउटर बाउंड्री पे है, एकदम जो बाहरी परत है वहीं पे सिर्फ मासेस है। मासेस कहां पे है, यहीं पे है सिर्फ मासेस, अंदर में तो खाली है, अंदर में क्या है, ये खाली है। तो खाली होने के कारण क्या होगा कि इसका जो mr² कैलकुलेट करूंगा तो सारे केस में क्या होगा, r की वैल्यू कैपिटल R ही आएगी, सारे केस में क्या होगा, r की वैल्यू कैपिटल R ही टाइप की आएगी, है ना। डिस्टेंसेज जो है सो r r आएगा। इट मींस दैट वी कैन थिंक that solid sphere will have lower moment of inertia as compared to hollow sphere। एक टेक्निक ये भी है आपको दिमाग में रखने का, लेकिन बस याद रखना है। आप डायरेक्टली भी याद रखते हैं तो अच्छी बात है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², होलो स्फीयर का 2/3 mr², बस खत्म। ठीक है, तो ये बात थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का। कई बार जेई मेंस में डायरेक्टली सवाल आते हैं, एडवांस में डायरेक्टली नहीं आएगा। एडवांस का क्वेश्चन ये है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। सो जेई एडवांस में आपको, जेई एडवांस के भीतर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस का अपीयर्ड क्वेश्चन है, 2015 में आया था। तो अब इस क्वेश्चन को करना है। तो सॉलिड स्फीयर हमारा कैसा होता है अभी हमने बताया, ठीक है, इसके भीतर में पूरा मासेज है। ओके, तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इस पूरे सॉलिड स्फीयर का, तो मैं क्या करूं, एट ए डिस्टेंस ऑफ r एंड r प्लस डी आर पे एक एलिमेंट लेके सोचता हूं। ये क्या करूं, एलिमेंट लेता हूं। एलिमेंट ये क्या होगा, एक्चुअली सेल ही होगा। ये एलिमेंट क्या होगा, हमारा सेल होगा। ये क्या है, एलिमेंट है
है ना। एलिमेंट लेना आपने जरूर सीखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है सो आपका क्या है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। अब इस स्फेरिकल शेल का जो मास होगा सो इसका मास होगा, लेट अस सपोज कि इसका मास कितना है, डीएम है। अब इसका मास डीएम है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मास तो डीएम है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा सो डीवी होगा। तो वी की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हैं, तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू है सो स्मॉल आर आप रखिए, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब है। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ठीक है। अब इस डीवी का वैल्यू को हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा डीएम आ जाएगा। डीएम की वैल्यू कितनी होगी सर, डीएम की जो वैल्यू होगी सो रो डीवी हो जाएगी। जैसा कि आप लीनियर मास डेंसिटी जब पढ़ते हैं, लीनियर मास डेंसिटी पढ़ते हैं, तो इस केस में डीएम जो होता है सो लैम्डा डीएक्स होता है, ठीक है। उसी ढंग से अगर आप सरफेस मास डेंसिटी की बात करते हैं, कोई मान लो डिस्क है, तो इस केस में जो डीएम आता है तो क्या आ जाता है, सिग्मा इंटू डी हो जाता है। तो जब वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात होगी तो डीएम क्या हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा। तो डीएम अब कैसे निकालेंगे, रो से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डीवी करेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस में आप देखिए तो रो की वैल्यू के टाइम्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रो डीवी, जिसको हम बाद में कैलकुलेट भी करेंगे। तो एक्चुअली में डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस छोटे से जो मास होगा ये वाला स्फेरिकल सेल, तो इसका जो है सो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जो हो जाएगा सो कितना होगा, 2/3 dm आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काम क्या है, बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का कार्यक्रम। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई कितना है, 2/3 dm आर स्क्वायर है। डीएम कितना था सर, तो 2/3 डीएम था हमारा रो डीवी और डीवी कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर था, है ना, इंटू आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, आर स्क्वायर बाद में भी आता है ना। एक तो आर स्क्वायर आया है हमारा इसमें डीवी के टर्म से आ रहा है ना। डीवी क्यों आ रहा है, तो डीएम बराबर लिख लो, डीएम बराबर रो डीवी होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि जो जो कांस्टेंट टर्म है, चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ रेशियो का बात कर रहा है, रेशियो ही पे हमें ध्यान रखना है। तो रेशियो में जो कांस्टेंट टर्म है वो तो कट पिट जाएगा। तो रेशियो में जो कांस्टेंट टर्म है उसे कैरी करने से कोई फायदा जो है सो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको मैं हटा दूंगा। कैसे हटाऊं, 2/3 जो है सो इंटू 4 पाई, तो कितना हो जाएगा 8 पाई/3। इसको मैं बाहर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो r4dr, है ना। तो मजे की बात यह है कि बस हमें इसी चीज को इंटीग्रेट करना है और इसी पे हमें कंसंट्रेट भी करना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, इसको हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ रो r4dr, ठीक है। पहला केस में, केस नंबर ए केस में रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, के टाइम्स स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, अच्छी बात है। तो ये रो का वैल्यू हो गया r4dr, आर की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 0 टू कैपिटल आर हो जाएगी सर। इसको हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के को आप कांस्टेंट बाहर कर लो तो ये कितना बनेगा, r5 बनेगा, है ना, बटा r भी कर लो ये बाहर। तो ये इंटीग्रेशन में जो बनेगा सो स्मॉल r5 dr हो जाएगा। r5 कैसे हुआ बच्चे, r4 और ये r, तो r5 हो जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है सर, 0 से लेकर हमें इंटीग्रेशन करना है कैपिटल R तक, ओके। तो k बाई कैपिटल R, r6/6 हो जाएगा, है ना, 0 टू कैपिटल R कितना हो जाएगा, k बाई कैपिटल R r6/6 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहां से R से R6 कट जाएगा एक, तो ये कितना बच गया, KR5/6 हो गया। ठीक है, तो इसे हमें याद रखना है, कंपैरिजन में काम आएगा। ओके, अब आपको ये चीज पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx जो होता है x की पावर n+1/n+1 होता है, इसी को हमने यहाँ पे क्या किया है, यूटिलाइज किया है। ओके, अब हम b वाला पार्ट कर रहे हैं, b वाला पार्ट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ध्यान से ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, देखिए इसको, है ना, एक्सप्रेशन हमारा यही था, रो R4dr। तो b वाला पार्ट करिए, तो b वाला पार्ट में रो की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स R/r की पावर कितनी है, 5, है ना, इनटू कितना हो जाएगा, R4dr। ये कौन सा इंटीग्रेशन बन रहा है, बहुत ही आसानी इंटीग्रेशन है, k/r की पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा R9dr 0 to capital R, so it will be equal to k/r5, R10 by क्या होगा, 10 हो गया। ओके, वैल्यूज डालिए 0 to कैपिटल R, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k/r की पावर 5, यहाँ पे डाल दो r की पावर 10/10, है ना, r की पावर 10/10, ये R5 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, KR5/10 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बी पार्ट का आया है। तो आप देखो कि हमें कितना निकालना है, IB/IA पर कमेंट करना है। IB/IA का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पार्ट, बी वाला पार्ट आया था, KR5/10 इंटू हो जाएगा कितना, 6/KR5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये सीधा सीधा आ रहा है आपका 6/10। अब 6/10 किसके बराबर है, n/10 के, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी सो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली किया क्या है इसमें, इस क्वेश्चन को करने में हमने बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, बस एक ही कंसेप्ट यूज किया है कि जब हमें नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उस केस में हम एक एलिमेंटल चीज पे ध्यान देंगे कि कौन सा ऐसा चीज है किसको हम एलिमेंट बनाए, जिसका इंटीग्रेशन करके हमें पूरा का पूरा जो बॉडी है वो तैयार हो जाए। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे आप सॉलिड स्फीयर के केस में, जैसे आपने अभी देखा कि सॉलिड स्फीयर था, सॉलिड स्फीयर जो था हमारा ऐसा था, अब ये सॉलिड स्फीयर को हमने क्या किया, छोटे छोटे होलो स्फीयर्स में तोड़ दिया, है ना, ऐसा एलिमेंट हमने लिया R से R+dr, तो ऐसा एलिमेंट लिया ऐसे, तो ये क्या बन गया बच्चे, ये चूंकि 3D डायग्राम है, बॉल है ना, तो बॉल के अंदर छोटा बॉल होगा, उसके ऊपर भी एक छोटा बॉल होगा, उसके ऊपर ही छोटा बॉल होगा, तो ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर क्या होगा, एक 0 रेडियस का, एक मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, 0+ रेडियस का स्फेरिकल सेल हो गया, 0++ रेडियस का स्फेरिकल सेल हो गया। तो एक सोचो कि पॉइंट है एकदम छोटा, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, एक्सपैंड कर रहा है, उसमें गैस भर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो ये क्या है कि धीरे धीरे करके सारे जो हमारे स्फेरिकल सेल्स है, इनको अगर हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो है सो ये पूरा का पूरा स्फीयर बन जाएगा, है कि नहीं। एक जैसे हमने ऑरेंज वाला भी स्फेरिकल सेल ही बनाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक स्फेरिकल सेल का फॉर्मूला हम इस पे लगाकर पूरे में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरा बॉडी का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, पोटेंशियल फाइंड करने का। पोटेंशियल फाइंड करना, स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल अगर हमको बात करना है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मैं बोल रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलिए, ड्यू टू अ चार्ज्ड बॉल। अब बॉल का जो है सो आपको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, रो का फंक्शन दिया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको आ चुके हैं, सेम कंसेप्ट है। ऐसा ही कंसेप्ट सेम आएगा आपको ग्रेविटेशन के केस में, जब बॉडी दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है
और उसमें मासेज जो है सो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका कुछ फंक्शन दे देगा और किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपसे पूछेगा बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। अब वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा होती है तो उस केस में हम लोग बॉडी का एलिमेंट्स निकालते हैं और उस एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो जो भी चीज आपको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चाहे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकालना है, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, वो कुछ भी निकालना है तो पहले एलिमेंटल बॉडी पे हम लोग वो चीज लगाएंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे बॉडी के लिए वो पता चल जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों को बताइए जो IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 11th और क्लास 12th में है, उनको भी बताइए कि IIT फैक्ट्री जो है सो कितने अच्छे से आपको वीडियो जो है सो सॉल्यूशन के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ आपका मोरल भी बूस्ट अप करता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।